चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ कैप वन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। सर कल की क्लास का एक क्विक रिकैप करें तो कल की क्लास में हमने एक तो कैप वन के ओवरऑल कोर्स का ओवरव्यू डिस्कस किया था कि आपके कैप वन के ओवरऑल कोर्स में क्या कोर्स कंटेंट है, क्या इसका डिफिकल्टी लेवल है, क्या इसमें आपके आईकेएप के एग्जामिनर की आपसे एक्सपेक्टेशन है, कितना ड्यूरेशन है, कितनी क्लासेस किस तरह से कंडक्ट हो रही होगी, ये सारी बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और उसके बाद फिर हमने लास्ट क्लास में अपना पहला टॉपिक, पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS 23 बोर्डिंग कोर्स से स्टार्ट किया था। क्विक रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में IS 23 के वजह से क्या बातें डिस्कस की, और फिर हम आज के एजेंडा को लेकर आगे चलते हैं। सर सबसे पहले तो आपने IS 23 का ऑब्जेक्टिव या IS 23 को बनाने से पहले या IS 23 को बनाने के लिए क्या रीजन, क्या वजह, क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, उसको डिस्कस किया। तो आपने हमें बताया कि IS 23 का जो ये इंटायर स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखने के लिए रखा गया है। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल क्या है? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल ये है कि एक बिजनेस की, एक कंपनी की अकाउंटिंग करते वक्त, एक कंपनी की, एक बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स और फ्रेमवर्क्स को फॉलो करना है, जिसमें से मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनकम और उस इनकम को अर्न करने के लिए जो कनेक्टेड या एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस किए गए, जो रिलेटेड एक्सपेंस किए गए, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर एक कंपनी या कोई भी बिजनेस कोई इनकम जनरेट करता है, तो जिस पीरियड में आप इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस इनकम को जनरेट करने के लिए जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस आपके सेम पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे हो। आम हालात में हम क्या करते हैं? आम हालात में हम अपने एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। एक होते हैं हमारे पास रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, एक होते हैं हमारे पास कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि वो एक्सपेंसेस जिनका अंडरलाइन इकोनॉमिक बेनिफिट 12 महीने या 12 महीने से कम है, उसे आप रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस कह सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जिनका अंडरलाइन इकोनॉमिक बेनिफिट 12 महीनों से ज्यादा का होता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी बिजनेस में अपनी फैक्ट्री का, अपने ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज को, अपने एडमिन स्टाफ को सैलरी पे कर रहा हूँ, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह कर रहा हूँ। जनरली ये सारे एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनके इकोनॉमिक बेनिफिट हम जिस पीरियड में इनकर करते हैं उसी पीरियड में कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस जब आपने इनकर किया तभी आपने सिंपली एक्सपेंस आउट कर दिया। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एक बिजनेस का, एक कंपनी का वो आउटफ्लो है जो कि आउटफ्लो तो एक पीरियड में हो रहा होता है, लेकिन उसका इकोनॉमिक बेनिफिट एक पीरियड से ज्यादा में रिसीव हो रहा हो। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर एक कंपनी अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय करती है, कोई बिल्डिंग बाय करती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करती है, कोई फर्नीचर बाय करती है, कोई कंप्यूटर बाय करती है, तो इसको बाय करने के लिए जो हम कैश आउटफ्लो करते हैं वो तो एक पीरियड में करते हैं। लेकिन इन एसेट से जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एक पीरियड नहीं बल्कि एक पीरियड से ज्यादा तक हासिल कर रहे होते हैं। अगर मैंने IQ के इस ऑनलाइन टीचिंग की क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए लैपटॉप परचेस किया, तो लैपटॉप मैंने आज परचेस किया, 2 लाख रुपए मैंने आज पे कर दिए, लेकिन क्या ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट मैं आज ही इंजॉय कर लूंगा? नहीं सर, आप इस 2 लाख रुपए का बेनिफिट आने वाले 3 4 5 सालों में एंजॉय करोगे, जैसे जैसे आप इस लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे होगे। मैंने IQ में फिजिकल क्लासेस ऑफर करने के लिए कैंपस कंस्ट्रक्ट करवाया, तो कैंपस में जितना भी खर्चा हुआ वो मेरा 6 8 महीने, साल भर की पीरियड में हुआ। क्या बेनिफिट भी मैं एक साल में कंज्यूम कर लूंगा? नहीं सर, ये कैंपस की लाइफ मेरे ख्याल है 8 10 साल तो होगी। 8 10 साल तक आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकते हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में तो जनरली हम जब एक्सपेंस इनकर करते हैं, बेनिफिट भी कंज्यूम कर लेते हैं, उसे एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की केस में जब आप अपना आउटफ्लो करते हो, बेनिफिट एक दूसरे पैटर्न पे जनरली ओवर द यूजफुल लाइफ आप कंज्यूम कर रहे होते हो। तो जैसे जैसे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आप कंज्यूम करते हो, वैसे वैसे आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को P&L में इन द फॉर्म ऑफ जनरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट कर रहे होते हो। अब IS 23 का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर एक बिजनेस कोई क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग करवाए, अगर एक बिजनेस कोई क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग करवाए, सबसे पहले सवाल ये क्रिएट होता है कि सर क्वालिफाइंग एसेट क्या है? सर क्वालिफाइंग एसेट का मतलब ये है एक ऐसा एसेट जिसकी कंस्ट्रक्शन में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी प्रोडक्शन में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो। एक ऐसा एसेट चाहे आप खुद कंस्ट्रक्ट करो, चाहे आप किसी और पार्टी से कंस्ट्रक्ट करवाओ,
लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग पीरियड है, वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। अब सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को स्टैंडर्ड में डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन अपनी जजमेंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हम इसे मोर 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर का टाइम कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक एसेट को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में 1 साल या 1 साल से ज्यादा का अर्सा लग रहा है, तो इस एसेट को आप क्वालिफाइंग एसेट कह सकते हो। IS 23 का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक कंपनी, अगर एक बिजनेस एक क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई बोरिंग करती है और इस बोरिंग के अगेंस्ट इनको कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। सर बोरिंग क्या होती है? सर बोरिंग इज सिंपली फाइनेंसिंग। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। कंपनी की जिंदगी में फाइनेंस, कंपनी की जिंदगी में फंड्स दो ही तरह से आ सकते हैं। या तो कंपनी का ओनर कंट्रीब्यूट करे या कंपनी के लेंडर्स कंट्रीब्यूट करें। आम हालात में कंपनी जब अपने ओनर से, अपने शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा करती है, तो बदले में उनको ऑलरेडी शेयर इशू कर रही होती है। और आम हालात में कंपनी जब लोन रेज करती है, लोन लेती है, तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। मैं चाहूं तो बैंक से लोन ले सकता हूं, मैं चाहूं तो किसी रिलेटेड पार्टी से, किसी जाने वाले से लोन ले सकता हूं, मैं चाहूं तो जनरल पब्लिक से भी लोन ले सकता हूं। बदले में उनको डिबेंचर्स, TFC, बॉन्ड, सुकूक इशू कर सकता हूं। तो अगर मैं कोई भी बोरिंग करूं, चाहे मैं बैंक से लोन लूं, चाहे मैं जनरल पब्लिक से लोन लूं, चाहे मैं अपने किसी रिलेटेड पार्टी जानने वाले से लोन लूं, इस बोरिंग के बदले में मुझे लेंडर को कोई ना कोई रिटर्न देना पड़ेगा। मैं चाहे बैंक से लोन लूं, आप लोगों से लोन लूं, या अपने किसी जानने वाले से लोन लूं, हर बंदा लोन देने के अगेंस्ट बदले में मुझसे कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, इन द नेम ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट। तो IS 23 का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपने कोई बोरिंग की और इस बोरिंग के अगेंस्ट आपने कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर की है, तो आम हालात में तो आप बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर देते। लेकिन वो बोरिंग जो कि क्वालिफाइंग एसेट से पर्टेनिंग है, इस बोरिंग कॉस्ट को आप एसेट की ही कॉस्ट में कैपिटलाइज कर रहे होंगे। चूंकि आपने बोरिंग की है एक लॉन्ग टर्म क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए, और चूंकि इस लॉन्ग टर्म क्वालिफाइंग एसेट का बेनिफिट भी पीरियड या उससे ज्यादा के पीरियड तक मिल रहा होगा, तो जो बोरिंग कॉस्ट का एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, ये कोई पीरियड एक्सपेंस, ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, बल्कि आपने इसे एसेट की कॉस्ट में ही कैपिटलाइज कर देना है। क्या ये बात समझ आती है ना? फिर हमने डिस्कशन को और आगे लेके गए थे। डिस्कशन को और आगे लेके गए थे, तो हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ये जो बोरिंग्स है, ये भी दो तरह की होंगी। वन इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरिंग एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जनरल बोरिंग। सर क्या फर्क है स्पेसिफिक बोरिंग में, जनरल बोरिंग में? अगर मैं कोई लोन ले रहा हूं, अगर मैं कोई बोरिंग कर रहा हूं स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसेट के लिए, एक क्वालिफाइंग एसेट की मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए, तो ये स्पेसिफिक बोरिंग है। और अगर मैं एक लोन ले रहा हूं जिसकी बहुत सारी यूटिलाइजेशन होगी, जिसके बहुत सारे पर्पज होंगे, वन ऑफ द पर्पज क्वालिफाइंग एसेट भी होगा, तो अब ये बोरिंग मेरे लिए जनरल बोरिंग कहलाई जाएगी। लास्ट क्लास में जनरल बोरिंग के हवाले से तो ज्यादा नहीं, लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैसे कैलकुलेट करते हो। सर स्पेसिफिक बोरिंग के केस में आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज करते हो दो चीजों का डिफरेंस। अगर हम बात करें स्पेसिफिक बोरिंग्स की, तो आपके पास बोरोइंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, आपकी स्पेसिफिक बोरिंग्स पे जितनी बोरिंग कॉस्ट, जितना इंटरेस्ट लगा, ये कैपिटलाइज होगा। अगर स्पेसिफिक बोरिंग का कुछ पैसा टेम्पररी अनयूटिलाइज्ड है, कुछ अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम उस पैसे को रहने तो नहीं देंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। उन पैसों को हम बोलते क्या है? वो पैसा जो कि फिलहाल इस्तेमाल ना हो, बच जाए, उसको पैसे को कहेंगे क्या? सरप्लस फंड। सर सरप्लस फंड को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, और उस इन्वेस्टमेंट से जो इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम आएगी, जितनी इन्वेस्टमेंट इनकम, जितनी इंटरेस्ट इनकम आएगी, ये बोरिंग कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग से अकॉर्डिंगली रिड्यूस होगी। तो लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स, इन दोनों का डिफरेंशियल आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है। लास्ट क्लास में मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल खुद प्रिपेयर करके आपके साथ डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं। यहां तक के डिस्कशन में अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो किसी भी नौयत का, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का वो करते हैं। सर अगर हम अपने पास IS 23 के हैंडआउट पर आए,
तो हमारे पास प्रेजेंटेशंस के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे इसे। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 स्पेसिफिक बोर्डिंग के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 में रीड कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे इसे। कहता है शायान लिमिटेड started the construction of a new factory on 1st January 2018 with a specific loan of 50 million borrowed at an interest rate of 8% per annum। एक कंपनी है शायान लिमिटेड के नाम से, जो कि एक फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रही है 1 जनवरी 2018 पे। और कंस्ट्रक्शन पे जो खर्चा आएगा वो 50 मिलियन का खर्चा आएगा। और ये खर्चा हमने कहां से फाइनेंस किया है? हमने एक स्पेसिफिक लोन लिया है 50 मिलियन का, जिसमें हमें सूद कितना पे करना है? हमें सूद 8% के हिसाब से पे करना है। फिर कहता है द लोन वॉज यूटिलाइज ऑन द फैक्ट्री एज फॉलो। हमने 1 जनवरी 2018 पे 25 मिलियन की पेमेंट की। हमने 1 मई 18 पे 15 मिलियन की पेमेंट की। हमने 1 अक्टूबर 18 पे 10 मिलियन की पेमेंट की। इन 3 डेट्स पे हमने 25, 15 और 10 पूरी 50 मिलियन पे कर दिए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2018। ये एसेट आपका 31 दिसंबर 2018 पे कंप्लीट हो गया। हाउएवर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एसएल इन्वेस्टेड द सरप्लस फंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3%। कह रहा है इस एक साल के अरसे में अगर हमारे पास कोई सरप्लस फंड था तो हम इसे 1%, सॉरी 3% पे इन्वेस्ट कर देते थे। हाउ मच ऑफ द बोरिंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एज एट 31 दिसंबर 2018। साल के आखिर तक आपने कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है? जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। यहाँ देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ इसे। अब देखें, अभी तो बोरिंग कॉस्ट बिल्कुल हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तो हम जो डेटा मैनेज कर रहे हैं वो काफी कंट्रोलेबल डेटा है कि अगर आप टाइमलाइन ना भी बनाओ तो डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा और उसमें मल्टीपल तरह की बोरोइंग्स, मल्टीपल तरह की फाइनेंसेस, मल्टीपल तरह के एक्सपेंडिचर्स वगैरह आ जाएंगे। तो बोरिंग कॉस्ट का सवाल सॉल्व करते वक्त आपने सबसे पहले एक प्रिंसिपल तो ये फॉलो करना है कि आपने सबसे पहले सवाल में जो टाइमलाइन गिवन है उसको ड्रॉ जरूर करना है। वंस अब अगर आप एक प्रॉपर टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हो ना तो सवाल 80% वैसे ही सॉल्व हो जाता है। फिर आपने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। क्या मतलब सर टाइमलाइन आप किसको कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, शायान लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं अगर एक टाइमलाइन बनाऊं, हमारा जो रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 जनवरी 18 पे स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 18 पे एंड हो रहा है। अब ये 12 महीनों का टाइमलाइन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मैंने पूरे 12 महीनों का एक टाइमलाइन बना लिया। अब अगर आप सवाल की डेट्स देखें तो हमने 3 डेट्स पे पेमेंट की है, 1 जनवरी 18, 1 मई 18 और 1 अक्टूबर 18। तो अगर हम एक्सपेंसेस को प्लॉट करें, 1 जनवरी 18 पे आपने 25 मिलियन की पेमेंट की है। इसके बाद ये 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर। तो पहली पेमेंट मैंने 1 जनवरी 18 पे की 25 मिलियन की। सेकंड पेमेंट मैंने 1 मई 18 पे की है 15 मिलियन की। तो 1 मई 18 का मतलब है, 1 मई 18 का मतलब है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल इज एज गुड एज 1 मई। ठीक है। ये टाइमलाइन मैंने कैसे बनाई है? ये मंथ स्टार्ट हुआ, ये पहले महीने का आखिर, ये दूसरे महीने का आखिर, ये तीसरे महीने का आखिर, ये चौथे महीने का आखिर और ये अकॉर्डिंगली 12वें महीने का आखिर। तो सेकंड पेमेंट मैंने की 1 मई 18 पे। 1 मई 18 इज एज गुड एज 30 अप्रैल। 15 मिलियन की पेमेंट मैंने यहाँ पे की है। और फिर तीसरी पेमेंट मैंने की 1 अक्टूबर पे। 1 अक्टूबर इज एज गुड एज 30 सितंबर। 1 अक्टूबर इज एज गुड एज 30 सितंबर। ये 3 डेट्स में हमने डिफरेंट पेमेंट की। सर हमने बैंक बोरिंग कब की थी? सर हमने बैंक बोरिंग की थी 1 जनवरी 2018 पे। कितने की? 50 मिलियन की। तो अगर मैं फंड्स को प्लॉट कर रहा हूं तो मेरे पास स्पेसिफिक बोरिंग के 50 मिलियन डे 1 पे आ गए थे। डे 1 पे अगर 50 मिलियन की मैंने पेमेंट कर दी
25 मिलियन की मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरे पास सरप्लस फंड कितना रह गया? 25। फिर यहां से लेकर यहां तक मेरे पास 25 मिलियन रहा। फिर मैंने 15 की पेमेंट की, तो अब मेरे पास सरप्लस फंड कितना रह गया? 10। और फिर यहां से यहां तक मेरे पास 10 मिलियन की पेमेंट रही, मैंने 10 की पेमेंट करी, तो मेरा सरप्लस फंड 0 हो गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, सर सबसे पहले हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, 50 मिलियन के लोन पे 8% का इंटरेस्ट पूरे 12 महीनों के लिए, ये कैपिटलाइज होगा। कितना? 4 मिलियन। इससे हम लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन सरप्लस फंड्स। वो कितना है? सर पहले आपने 25 मिलियन इन्वेस्ट किए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो 25 मिलियन पे आपके पास इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी 3% से। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। तो ये कितना आ रहा है? 25 इंटू 3% इंटू 4/12, 0.25। इसके बाद आपने 15 की फर्दर पेमेंट की, तो आपके पास 10 मिलियन रह गए। ये कितने अर्से के लिए इन्वेस्ट किए? 1 महीना, 2 महीना, 3, 4 और 5 महीनों के लिए। तो 10 मिलियन आपने इन्वेस्ट कर दिए 3% के इन्वेस्टमेंट रेट पे 5 मंथ्स के लिए। तो ये कितना आ गया? 0.125 मिलियन। तो इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, सर इन तीनों का जो डिफरेंशियल आ जाएगा 3.625, ये हमारे पास आ जाएगा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 31 दिसंबर 2018 पे कॉस्ट ऑफ एसिड कितनी होगी? 31 दिसंबर 2018 पे एसिड की कॉस्ट कितनी होगी? यानी एसिड आपकी बुक्स में कितने का रिकॉर्ड होगा? सर एसिड हमारे पास रिकॉर्ड होगा 50 मिलियन का, तो हमने खर्चा ही किया है, और 3.625 का इंटरेस्ट, यानी कि जो मेरे पास एसिड टोटल रिकॉर्डेड होगा वो रिकॉर्डेड होगा 53.625। क्या ही समझ आता है? मैं जल्दी से कॉपी करने का, किसी ने सॉल्व नहीं किया तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा।